नमस्कार, मैं रश्मि विश्वास हूँ और आज के इस अध्ययन सत्र में हम एक बेहद मनमोहक विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य की एक अत्यंत सुंदर कविता वर्षा बहार, जो केंद्रीय विद्यालय के छात्रों के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत है। कल्पना कीजिए, गर्मी से तपती धरती पर जब बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं, वो मिट्टी की सौंधी महक, वो अद्भुत शांति। बस उसी कोमल और शांत वातावरण को मन में रखते हुए आइए आज हम इस कविता की गहराई में चलते हैं और इसके हर एक शब्द को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की रूपरेखा पर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे कविता परिचय से, फिर पद्यांशों की व्याख्या समझेंगे, प्रकृति के उल्लास को महसूस करेंगे, काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, इसे वास्तविक अनुभवों से जोड़ेंगे और अंत में पाठ्यपुस्तक के अभ्यास हल करेंगे। इस अद्भुत कविता को लिखा है कवि मुकुटधर पांड्य जी ने। इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था और प्रकृति से इनका गहरा जुड़ाव इनकी रचनाओं में साफ झलकता है। वर्षा बहार में इन्होंने बारिश के मौसम की खुशी और चारों ओर फैली हरियाली का इतना सजीव चित्रण किया है कि पंक्तियों को सुनते ही सारा दृश्य आंखों के सामने किसी सुंदर चित्र की तरह तैरने लगता है। चलिए अब हम पद्यांशों की व्याख्या और शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। कविता की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। इन पंक्तियों को सुनकर ही एक विशाल काले बादलों से घिरे हुए आकाश का दृश्य मन में उभर आता है, जहां सफेद बिजली रुक रुक कर अपनी अद्भुत चमक बिखेर रही है। इन पंक्तियों का असली आनंद तब आता है जब हम इनके शब्दों को गहराई से समझते हैं। यहाँ अनूठी का अर्थ है एकदम अनोखी या सबसे अलग, और घनघोर का मतलब है बहुत काले और घने। सरल शब्दों में कहें तो आकाश में काले घने बादलों के छा जाने से एक बहुत ही अनोखी और सुंदर छटा उत्पन्न हो गई है। बादलों की वो भारी गर्जना और बिजली की चमक इस पूरे दृश्य को मानो जीवित कर देती है। इसके बाद कवि कहते हैं, चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनें अब ध्यान बारिश से हटकर उस सुहावनी ठंडी हवा पर जाता है और उन बागों की ओर जाता है जहां लोग वर्षा ऋतु के आगमन पर खुशी से काम कर रहे हैं। इसका भावार्थ बड़ा ही सीधा और प्यारा है। वर्षा ऋतु के आने से जो ठंडी हवा बहने लगी है, उसके सुखद स्पर्श से पेड़ों की सभी शाखाएं मानो खुशी से झूम उठी हैं, हिलने लगी हैं, और इसी सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए बागों में काम करने वाली मालिनें अत्यंत मीठे और सुंदर गीत गुनगुना रही हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण ही एक उत्सव मना रहा हो। कविता की अगली पंक्तियां हैं, तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्मताप खोते। यहाँ कवि ने हमारा ध्यान पानी के जीवों और उन पक्षियों की ओर खींचा है जो बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ जलचर शब्द का अर्थ है पानी में रहने वाले जीव, और ग्रीष्म ताप का अर्थ है गर्मियों की भयंकर तपन या गर्मी। भावार्थ यह है कि तालाबों में नया पानी भर जाने से मछलियां और अन्य जीव बेहद प्रसन्न हो गए हैं, और वहीं लाखों की संख्या में पपीहे जो गर्मी से बेहाल हो रहे थे, वे अब बारिश की इन ठंडी बूंदों से राहत पा रहे हैं और अपनी सारी गर्मी और थकान खो रहे हैं। अब जरा जंगल के इस दृश्य की कल्पना करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। यह चित्र कितना मोहक है। मोर अपने पंख फैलाए नाच रहे हैं और मेंढकों की वो जानी पहचानी आवाज भी किसी संगीत की तरह लग रही है। इस पद्यांश में सुगीत का मतलब है एक बहुत ही सुंदर गीत। कवि बता रहे हैं कि वन में मोर इस सुहावने मौसम में खुशी से मग्न होकर नाच रहे हैं, और पानी से भरे गड्ढों में बैठे मेंढक अपनी टर टर की आवाज से ऐसा माहौल बना रहे हैं मानो वे कोई बहुत ही प्यारा गीत गाकर सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हों। ये प्रकृति का अपना ही एक अनोखा संगीत समारोह है। और फिर ये कविता इन अत्यंत शक्तिशाली पंक्तियों के साथ समाप्त होती है। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भूपर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। यहाँ आकर मानो पूरी कविता का सार हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। आइए इन अंतिम पंक्तियों को समझें। जगत यानी ये पूरा संसार, और निर्भर का अर्थ है किसी पर पूरी तरह से आश्रित होना। इन पंक्तियों का गहरा भाव ये है कि हमारी इस धरती पर वर्षा की ये जो बहार है वो बिल्कुल अद्वितीय है।
इस पूरी पृथ्वी की सुंदरता, इसकी हरियाली और यहाँ तक कि पूरा जीवन चक्र इसी वर्षा पर टिका हुआ है। बिना बारिश के ये धरती अपनी सारी शोभा खो देगी। अब हम अगले चरण, प्रकृति और जीवों की दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हैं। पूरी कविता में हमने देखा कि अलग अलग जीवों की प्रतिक्रियाएं कितनी सकारात्मक हैं। मोर बारिश को देखकर खुशी से नाच उठता है। मेढक, जो अमूमन छुपकर रहते थे, वे बाहर आकर अपनी सुरीली धुनें छेड़ देते हैं। हंस पूरे अनुशासन के साथ पानी में एक सुंदर कतार बनाकर तैरते हैं, और पपीहे पक्षी की तो सालों की प्यास बुझ जाती है। हर एक जीव अपने ही तरीके से इस जल उत्सव का हिस्सा बन जाता है। चलिए अब हम कविता की कुछ काव्यगत विशेषताओं और व्याकरण के तत्वों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम विशेषण और विशेष्य को समझेंगे। कविता की एक पंक्ति याद करते हैं, बागों में गीत सुंदर, गाती हैं मालिनी अब। इस पंक्ति में सुंदर शब्द गीत की विशेषता बता रहा है, तो व्याकरण की दृष्टि से जो शब्द विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है, यानी यहाँ सुंदर विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर गीत, उसे हम विशेष्य कहते हैं। यह भाषा को सुंदर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कविता की एक और बहुत ही सुंदर विशेषता है मानवीकरण। जब हम प्रकृति या पशु पक्षियों के व्यवहार को इंसानों जैसा दिखाते हैं तो वो मानवीकरण कहलाता है। जैसे कविता में कहा गया है कि मेंढक सुगीत प्यारे गा रहे हैं। अब गीत गाना तो मनुष्यों का काम है, लेकिन कवि ने मेंढकों की आवाज को गीत का रूप दे दिया। ऐसे ही उपकरणों के प्रयोग से कविता के दृश्य इतने सजीव और रंगीन महसूस होते हैं। अब बारी है इस कविता को हमारे वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ने की। कविता में हमने सुंदर बाग, ठंडी हवा और नाचते मोरों की कल्पना की। ये सब प्राकृतिक वातावरण में बहुत मनमोहक लगता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे रोजमर्रा की जीवन में बारिश का मतलब स्कूल जाते समय छतरी संभालना, पानी से भरी सड़कों से गुजरना और कीचड़ से बचना भी होता है। पर इन छोटी मोटी मुश्किलों के बावजूद बारिश की वो पहली ठंडी हवा और मिट्टी की वो सौंधी महक हमें हमेशा उसी प्राकृतिक खुशी का एहसास कराती है जिसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। अब हम इस सत्र के अंतिम भाग, पाठ्यपुस्तक अभ्यास और प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पंक्तियों का मिलान करने का एक अभ्यास है। अगर हम कविता को ध्यान से याद करें तो पानी बरस रहा है का सही मिलान हमेशा झरने भी बह रहे हैं के साथ होगा। उसी तरह फिरते लखों पपीहे की पंक्ति आगे जाकर है ग्रीष्म ताप खोते से जुड़ती है, और चलते हैं हंस कहीं यह पंक्ति हंसों के अनुशासन को दिखाते हुए बांधे कतार सुंदर से मिलेगी। अब एक सोचने वाला बहुविकल्पीय प्रश्न लेते हैं। इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव सबसे अधिक उभर कर आता है? दुख, भय, क्रोध या आनंद? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है आनंद और प्रसन्नता। पूरी कविता में हर जीव, हर पेड़ पौधे और हवाओं में केवल उल्लास और खुशी ही छाई हुई है। अध्ययन समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचारणीय प्रश्न सामने आता है। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। सोचिए, यदि वर्षा न हो तो मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नदियां सूख जाएंगी, हरियाली नष्ट हो जाएगी और जीवन का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। ये प्रश्न हमें यही सिखाता है कि प्रकृति का हर एक तत्व, विशेषकर वर्षा, हमारे जीवन के लिए कितनी अनमोल है। इसी सुंदर विचार के साथ हमारा आज का यह अध्ययन सत्र यहीं संपन्न होता है। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।